कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते सङ्गोऽस्त्वविकर्मणि। ये औरत है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर, मोहब्बत का दरिया है। हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी। अजब दास्तां है, अजब है कहानी। करण ईसा भाई की दुकान पर आता है और प्रगति से मिलता है कि वो एक नाजायज बच्चे की जिंदगी में आने वाली मुश्किलों से वाकिफ है। इन हालात में भी वो अपने वादे के मुताबिक अपने नाजायज बाप का नाम नहीं बताता। प्रगति घर लौटकर सारी कहानी आशा को सुनाती है और उससे ये भी कहती है कि वो अमिता के लिए लड़ेगी और उसे इंसाफ दिलाएगी। आशा प्रगति को ये खतरनाक कदम उठाने से रोकना चाहती है, लेकिन प्रगति अपने इरादे पर कायम रहती है। करण भी अपनी मां मालती को अमिता के बारे में बताता है और साथ ही ये भी कहता है कि विनोद ठाकुर ही अमिता के होने वाले बच्चे का बाप है और ये भी कि उसने अमिता का साथ देने का वादा किया है। मालती ठकुराइन से मिलकर उसे आने वाले खतरे से आगाह करती है। ठकुराइन प्रगति से मिलती है और उसे हवेली में जाने के लिए मना करती है, क्योंकि ऐसा करने से विनोद और ठाकुर रुद्र प्रताप का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन विनोद की पत्नी कुसुम की जिंदगी तबाह हो जाएगी। अब आगे। राजेश ने जाने से पहले हमसे मिलने की जरूरत भी नहीं समझी। इसमें राजेश का कोई कसूर नहीं है, कसूर है तो पापा का। मेरा कसूर? पापा, आपने मुझसे पूछे बगैर राजेश को कलकत्ता क्यों भेज दिया? वो अर्जेंट काम आन पड़ा था ना, इसलिए भेजना पड़ा। कब तक वापस आएंगे? वापस काम खत्म होते ही वापस आएगा। अच्छा ठीक है, हम लोग चलते हैं। ओके ओके बाय। बाय। अच्छा मोदी साहब, बाय, हैव अ नाइस डे। वाह, क्या झूठ बोला है बाप ने बेटी से। झूठ? मैंने क्या झूठ बोला? यही कि आपने राजेश को ऑफिस के काम से कलकत्ता भेज दिया है। तो और क्या कहता? क्यों? उसे सच बता देना चाहिए था कि आपने राजेश को नौकरी से निकाल दिया है। उसने चोरी की थी, वो चोर है। देखो, राजेश मीना का दोस्त है। अगर मैं सच बात बता देता तो मीना का दिल टूट जाता, और मैं नहीं चाहता कि मीना का दिल टूट जाए। मगर ये बात मीना से छुपी कैसे रहेगी? कोई ना कोई तो बता ही देगा उसे। कोई बताए या ना बताए, लेकिन तुम नहीं बताओगी। राजेश ने चोरी की, फिर भी नहीं बताऊं? मैंने कह दिया ना, नहीं बताओगी तो नहीं बताओगी। नहीं बताऊंगी। अरे ये बात तो क्या, इस घर में आकर कोई तिजोरी तोड़कर सारा माल ले जाएगा ना, तो भी मैं नहीं बताऊंगी। अगर ऐसा हुआ तो मैं तिजोरी तोड़ने वाले को नहीं, तुम्हें पकड़ूंगा। मुझे क्यों पकड़ेंगे? मैं ये समझ लूंगा कि तुम भी उसमें मिली हुई हो, समझी? मोदी साहब, आपने मेरे सामने पत्ता फेंका है, अब मैं भी अपना पत्ता फेंकूंगी। अमिता, आओ बैठो। कैसी हो? तुमने वो मैटरनिटी होम का फॉर्म भर दिया ना? जी नहीं। देखो, ऐसे मामले में देर नहीं करनी चाहिए, वरना मैटरनिटी होम में जगह नहीं मिलेगी और प्रॉब्लम हो जाएगी। डॉक्टर, दरअसल मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। बच्चा नहीं चाहिए? क्या कोई सीरियस प्रॉब्लम है? यही समझ लीजिए। मैं तुम्हें एक नेक सलाह दूं। अगर तुम्हारे और तुम्हारे हस्बैंड के बीच में कोई प्रॉब्लम है तो उसे यहाँ ले आओ, मैं समझाऊंगी उसे। हस्बैंड वाइफ के झगड़े में बच्चे को टारगेट कभी नहीं बनाना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? देखिए, ये सब बातें मुझसे न पूछकर आप
बच्चे को जाया कर दे तो मैं आपके एहसान मंद रहूंगी। यानी कि तुम अबॉर्शन करने का फैसला कर चुकी हो? जी हाँ। आई एम सॉरी यंग लेडी, मैं ये अबॉर्शन नहीं कर सकती क्योंकि तुम्हारी प्रेगनेंसी एडवांस स्टेजेस में जा चुकी है। बच्चे को जाया करने से तुम्हारी जान को भी खतरा होगा, बच्चा तो जाएगा ही। आई कांट डू दैट। डॉक्टर, मुझे मंजूर है। कैसी औरत हो तुम? कैसी माँ हो जो तुम्हें ना अपनी जान की फिक्र है ना अपने बच्चे की? डॉक्टर, आप मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश कीजिए। लुक है, तुम अपने पति को यहाँ ले आओ, मैं समझाऊंगी उसे। हाँ? ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उस बच्चे को मैं उसके बाप का नाम नहीं दे सकती। हाँ डॉक्टर, अगर ये बच्चा जन्म लेगा तो सब लोग मुझे उसके बाप का नाम पूछेंगे और मैं इस काबिल नहीं हूं कि दुनिया को इस सवाल का जवाब दे सकूं। डॉक्टर प्लीज मेरी मदद कीजिए, प्लीज मेरी मदद कीजिए। देखो अमिता, मेरी भी मजबूरी है। मैं एक डॉक्टर हूं, मेरा काम जान बचाना है, जान लेना मेरा काम नहीं है। तो डॉक्टर, ऐसे में एक औरत इस बदनामी को लेकर कैसे जी सकती है? देखो अमिता, तुम्हारे जो हालात है उसके लिए तुम खुद भी तो जिम्मेदार हो, और अगर तुम हिम्मत से काम लो तो तुम अपने हालात बदल भी सकती हो। हौसला रखो, लेकिन मुझसे ये काम नहीं हो पाएगा। सॉरी। तो अब मैं क्या करूं? मैं क्या करूं अभी? अमिता, एक दोस्त के नाते क्या मैं पूछ सकती हूँ कि जिस जलील इंसान ने तुम्हारी ये हालत की है उसका नाम क्या है? उस कमीने का नाम विनोद ठाकुर है। विनोद ठाकुर है। विनोद ठाकुर है। ठाकुर। आ गए बेटी? हाँ माँ। क्या बात है बेटी? आज तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है? माँ, आज मेरे क्लिनिक में अमिता नाम की लड़की आई थी अबॉर्शन कराने के लिए। क्या? और जानती हो, जिस कमीने के बच्चे की वो माँ बनने वाली थी उसका नाम क्या था? क्या नाम है उसका? विनोद ठाकुर। विनोद ठाकुर? हाँ माँ। ना जाने ठकुराइन जैसी देवी के कोख में उस राक्षस ने कैसे जन्म ले लिया, और कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करेगा वो। उसे कोई पूछने वाला नहीं, उसे कोई सजा देने वाला नहीं। ऐसा नहीं है माँ, हर पापी को उसके गुनाहों की सजा जरूर मिलती है, चाहे जल्दी चाहे देर से। उसे उसके गुनाहों की सजा मिले या ना मिले, पर हम तो सजा भुगत रहे हैं। अमिता की तरह प्रगति की जिंदगी भी उसी ने बर्बाद की। हमने उसका क्या बिगाड़ लिए? गांव छूटा, घर छूटा, हमारी बेइज्जती हुई सो अलग। शकुंतला, बरसों हो गए मैंने अपनी प्रगति की सूरत नहीं देखी। मेरी आंखें तरस गई, मेरी आंखें तरस गई अपनी प्रगति को देखने के लिए।
प्रगति, प्रगति मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुमने तो मुझे जीने का हौसला दिया था, लेकिन अब मेरी हिम्मत टूटती जा रही है। मैं जितना सोचती हूँ उतना ही मेरा बोझ बढ़ता जा रहा है। मैं इस बच्चे को नहीं रख सकती, मैं जिंदा नहीं रहना चाहती प्रगति, मैं जिंदा नहीं रहना चाहती। तुम जिंदा नहीं रहना चाहती? अमिता, यही गलती हर लड़की करती है। वो हालात से डर जाती है। वो समझती है कि मरने के सिवाय उसके सामने और कोई रास्ता नहीं है, लेकिन वो ये भूल जाती है कि मरने के बाद उसे तो छुटकारा मिलता है, लेकिन उसकी सजा मिलती है उसके माँ बाप को, उसके रिश्तेदारों को। और फिर जिस अपराधी ने ये घिनौना काम किया है वो आजाद घूमता रहता है। न समाज उसे सजा दे सकता है न कानून। और फिर वो भेड़िया एक नई शिकार की तलाश में निकल जाता है। अमिता, मैं जानती हूँ कि जो रास्ता तुम्हारे सामने है वो बहुत कठिन है। चारों तरफ तुम्हें अंधेरा नजर आता है, लेकिन ये मत भूलो कि ये रास्ता कभी ना कभी खत्म होगा। इसकी कोई ना कोई मंजिल होगी, और ये अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, उजाला होगा। अमिता, विनोद ठाकुर ने तुम्हारे साथ धोखा किया, तुम्हारे साथ झूठी मोहब्बत की, लेकिन तुम्हारे दिल में ये ख्वाहिश क्यों पैदा हुई कि तुम मरना चाहती हो? तुम्हारे दिल में ये ख्वाहिश क्यों नहीं पैदा हुई कि तुम उससे बदला लेना चाहती हो? प्रगति, लेकिन मैं औरत हूँ, कमजोर हूँ। औरत कमजोर होती है? अमिता, औरत शक्ति है। औरत मर्दों को जन्म देती है, अपनी गोद में उसे खिलाती है, उसे पाल पोस कर बड़ा करती है। वो औरत नहीं, माँ होती है। अमिता, तू भी तो माँ बनने वाली है। तुझे सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि इस बच्चे के लिए भी जीना होगा। लेकिन ये बच्चा मेरी मजबूरी है, मेरी कमजोरी है। अमिता, तू अपनी इस मजबूरी, इस कमजोरी को अपनी ताकत बना ले। दुनिया के सामने चट्टान बनकर खड़ी हो जा। अगर तू अपने बच्चे के लिए जीना चाहेगी, उसके लिए आवाज उठाना चाहेगी, तो इस बुरी दुनिया को तेरी आवाज सुननी ही पड़ेगी। अमिता जी, ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अगर सर पर तलवार लटक रही हो तो सर झुकाने से वो कट सकता है, लेकिन सर उठाकर अगर हम उसी तलवार को पकड़ लें तो सर कटने से बच सकता है। करण साहब, आपने मुझे मरने से तो बचा लिया, लेकिन जिस अजाब से मैं गुजर रही हूं मेरा दिल ही जानता है। अगर जिंदगी इतनी आसान होती तो मैं मरने कभी नहीं जाती, कभी नहीं जाती, कभी नहीं जाती। करण साहब, मुझे तो इससे बहुत डर लगने लगा है। हम 24 घंटे उसके साथ नहीं रह सकते। इसकी दिमागी हालत जो है, अगर इसका जल्द से जल्द कोई समाधान नहीं निकला तो मुझे लगता है वो दोबारा खुदकुशी करने की कोशिश करेगी। तो आपने क्या सोचा? यही तो सोच सोच के मैं परेशान हो गई हूँ। काश ठाकुरानी ने मुझे रोका नहीं होता हवेली जाने के लिए। अब तो कोई ना कोई हल ढूंढना ही पड़ेगा हमें। पता नहीं कहाँ चली गई है वो। जब भी देर होती है मेरी तो जान निकल जाती है। अंजलि, हौसला रखो, आ जाएगी वो। अरे अमिता बेटी, तो कहाँ चली गई थी? कहाँ चली गई थी बेटी? मम्मी, मैं डॉक्टर शकुंतला के पास गई थी। मैंने उसे अबॉर्शन करने के लिए कहा, लेकिन वो कहती कि इसमें दोनों की जानें जा सकती है। मम्मी, मैं तो यही चाहती हूँ ना, मैं तो यही चाहती हूँ। बेटी, अगर तू मर जाएगी तो हम क्या जिंदा रह पाएंगे? डैडी, ये जिंदगी भी तो मौत से बदतर है। जब मैं आने वाले दिनों के बारे में सोचती हूँ
तो मेरी रूह कांपने लगती है। जब ये बच्चा जन्म लेगा तो सबकी नजर सवाल करेगी मुझसे, तब मैं क्या जवाब दूंगी? और जब ये बच्चा बड़ा होकर मुझसे पूछेगा कि मेरा बाप कौन है, तब मैं क्या जवाब दूंगी? देखो बेटी, जिंदगी ने हमें एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां हमें हर सवाल का जवाब नजरें झुकाकर देना होगा। बेटी, जीना तो मुश्किल हो ही गया है, मरना भी कोई आसान नहीं है। बड़े दिल वाले होते हैं वो लोग जो हालात से घबरा कर खुदकुशी कर लेते हैं, लेकिन हम तो बुज़दिल है, कमजोर है, मरने से डरते हैं। डैडी, अगर हमें जिंदा रहना ही होगा तो हमें ये शहर छोड़ना पड़ेगा। कोई ऐसी जगह जाना होगा जहां हमें कोई जानता नहीं, पहचानता नहीं हो। अगर हम दुनिया से डरकर कहीं चले भी जाए, हो सकता वहां हमसे कोई सवाल करने वाला ना भी हो, मगर हम खुद को क्या जवाब देंगे? अगर हमारी किस्मत में मर मर कर जीना लिखा है तो ऐसा ही सही जीना ही पड़ेगा हमें। ये पाप तुझ पर लादा नहीं गया, इसके जिम्मेदार तू ही है, तू ही है, तू ही है। अमिता ठीक कहती है। मेरा ख्याल है अगर हम शहर छोड़कर चले जाएंगे तो शायद हम लोगों की नजरों से शर्मिंदा होने से बच जाएंगे। अरे करण, नमस्ते। नमस्ते, आओ। नमस्ते बेटा। अमिता जी घर पे हैं? हाँ, अपने कमरे में है। क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? बेटे, फिलहाल वो बड़ी अपसेट हैं, बेहतर यही होगा कि तुम जाके उसके कमरे में ही मिल लो। लेकिन चौधरी साहब। फिक्र मत करो, हमें तुम पे भरोसा है। जाओ जाओ बेटा, जाओ मिल लो। आओ। अमिता जी, क्यों बचाया मुझे मरने से? क्यों बचाया? मैं अपनी जिंदगी खत्म करके इस पाप से मुक्त होना चाहती थी, लेकिन तुमने मुझे बचाकर फिर उसी डर के आग में डाल दिया। अब मैं जिंदगी के अंगार में लौट रही हूँ, जी सकती हूँ ना मर सकती हूँ। मैं पूछती तुम्हारा क्या हक था मुझे बचाने का? मुझे मार के नहीं डाला, मुझे मार डालो, मुझे मार डालो, मुझे मार डालो। Stop it! करण साहब, मुझे मार डालो, मैं जीना नहीं चाहती, मैं मरना चाहती हूँ। किसी को मेरी जरूरत नहीं है, मैं किसी के काबिल नहीं हूँ। कौन अपनाएगा मुझे? नहीं अमिता, नहीं, मैं तुम्हें अपनाऊंगा, मैं तुम्हें अपनाऊंगा। हाँ अमिता, तुम मरोगी नहीं, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, मैं तुमसे शादी करूंगा। हाँ अमिता, मैंने ये फैसला किया है कि मैं तुमसे शादी करूंगा। है दुनिया में इंसाफ की ये निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी।